जादुई राख। अरे पिंकू, मैं तो कब से बीमार पड़ी थी। ना जाने तुमने ऐसा मुझ पर क्या छिड़का कि मैं तो ठीक ही हो गई और नाचने लगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी मैं इस खटिया से खड़ी भी हो पाऊंगी। मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एकदम स्वस्थ हो गई। मुझे आपको अपने पैरों पर खड़े देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता। पिंकू राख को अपने घर में छिड़कता है तो घर महल में बदल जाता है। ये सब देखकर गांव वाले भी अचंभित हो जाते हैं। एक बार की बात है, गांव में पिंकू नाम का एक लड़का भुट्टे भूनकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसकी माँ लीलावती बीमार रहा करती थी और खटिया पर ही लेटी रहती थी। माँ, घर में खाना बनाने के लिए ईंधन खत्म हो गया है। बरसात का मौसम है, लकड़ी तो गीली ही मिलेगी। अब कैसे खाना बनेगा? तुम्हें दवाई भी तो देनी है। खाना मुझे बनाना चाहिए और तुझे खाना बनाना पड़ता है। कैसी माँ हूँ जो तुझे खाना भी बनाकर नहीं दे सकती। आप बिना बात की फिक्र करती हैं। खाना मैंने बनाया, आपने बनाया, क्या फर्क पड़ता है? खाना कहाँ से लाएगा? सारा पैसा तो मेरी दवाई में खर्च हो गया। खाना पकाने के लिए भी तो खाने का सामान होना चाहिए। घर में एक कटोरी चावल पड़े हैं, आज काम तो चल ही जाएगा। एक काम कर, साहूकार से कोयला उधार ले आ। जो भुट्टे भूनने के लिए कोयला इस्तेमाल करता है, उसी से खाना बना ले और अंगूठी में ही कोयला सुलगा ले। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। अपना ध्यान रखना, अब कहीं जाना मत। अगर उठोगी तो फिर गिर जाओगी। ठीक है। पिंकू साहूकार के पास कोयला उधार लेने के लिए जाता है, पर साहूकार उसे कोयला उधार देने से मना कर देता है। सेठ जी, घर में ईंधन नहीं है, ना ही भुट्टे भून सकता हूँ और ना ही घर का खाना बना सकता हूँ। पहले पुराना कर्ज तो उतार दे, तभी तो मैं तुझे नया कर्ज दूंगा। तेरा तो ब्याज ही नहीं उतर रहा है, मूल कहाँ से देगा? पहले की चिंता नहीं है और नया कर्ज मांगने आ गया। चल जा यहाँ से। सेठ जी, थोड़ा सा कोयला उधार दे दो, माँ को दवाई देनी है। घर में खाना नहीं बना तो दवाई नहीं दे पाऊंगा, और दवाई नहीं दी तो माँ ठीक भी नहीं होगी। क्यों चिंता करता है? अब इतने बरसात में वो ठीक नहीं हुई तो अब दवाई पर पैसा खर्च करके क्या फायदा? ऐसा ना कहो, मेरे पास तेरे लिए कोई कोयला नहीं है और ना ही पैसे। अब तू आराम से जाता है या अपने आदमियों को बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दो? पिंकू वहाँ से निराश होकर घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रेल की आवाज सुनाई देती है। रेल की आवाज आ रही है। इस वक्त कोयले की रेल आती है। एक काम करता हूँ, रेल की पटरी पर जाता हूँ। क्या पता वहीं पर कुछ कोयला मिल जाए। आज का काम तो चल ही जाएगा, कल की कल सोचेंगे। पिंकू रेल की पटरी की तरफ चल पड़ता है। वहाँ वो कोयला ढूंढता है। वो कोयला ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसको आवाज आती है। वो आवाज की तरफ भागता है। अरे, ये तो किसी की कराहने की आवाज है। ऐसा लगता है किसी को मेरी जरूरत है। पिंकू वहाँ जाकर देखता है तो एक बंदर का ट्रैक में पैर फंसा हुआ होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। बेचारे का पैर फंसा हुआ है और पीछे से ट्रेन आ रही है। अगर इसका पैर नहीं निकाला गया तो ये रेल से टकराकर मर जाएगा। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पैर कटने वाला है। अगर मेरा पैर कट गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये बंदर तो बोल रहा है। अरे, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे इसको बचाना है। पिंकू जल्दी से जाकर उस बंदर का पैर ट्रैक से बड़ी मुश्किल से निकाल देता है और बंदर बच जाता है। बंदर उसका लाख लाख धन्यवाद करता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मेरा मरना निश्चित था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तो यहाँ पर कोयला ढूंढने आया था, जिससे मैं अपना भुट्टे भुनने का काम कर सकूं। और माँ हमेशा बीमार रहती है तो भुट्टे भुनकर जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से घर का गुजारा होता है। रेल की पटरी पर कुछ कोयला पड़ा हुआ है। तुम इस पटरी के कोयले को ले जाओ, पर एक काम करना, तुम इस कोयले के राख को फेंकना मत। कुछ अपनी माँ के ऊपर डाल देना और कुछ को पूरे घर में छिड़क देना। जो बची राख हो उसे एक बर्तन में रख देना और ढक देना। पिंकू उन थोड़े से कोयले को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है और जैसे बंदर ने कहा था वैसा ही करता है।
कुछ दिन उसे भुट्टे बाकी दिनों से ज्यादा कीमत पर बिकने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव उसके भुट्टे खरीदने आ गया है। यहाँ तक कि उसके भुट्टे खत्म ही नहीं हो रहे थे और पैसे आए जा रहे थे। माँ देखो, आज तो बहुत ही ज्यादा कमाई हुई है। इतनी तो कमाई मैंने सोची भी नहीं थी। ये सब मेरी मेहनत का ही तो फल है। तू दिन रात इतनी मेहनत करता है। जब कोयला ठंडा हो जाता है तो उसकी थोड़ी सी राख अपनी माँ के ऊपर छिड़क देता है और जैसे ही वो छिड़कता है तो लीलावती ठीक हो जाती है। लीलावती खुशी से नाचने लग जाती है। पिंकू लीलावती को स्वस्थ देखकर बहुत खुश होता है। माँ, ये तो चमत्कार हो गया। रुको, मैं ये राख घर में भी छिड़क देता हूँ। आखिर ये सब तू कर क्या रहा है? मुझे कुछ बताएगा? आप कुछ देर रुको तो सही, मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पिंकू उस राख को घर में छिड़क देता है और उसकी छोटी सी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो जाती है। माँ, मुझे एक बंदर ने ये राख छिड़कने के लिए कहा था और मैंने ये छिड़क दी। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने उसकी जान बचाई थी, पर मुझे क्या पता था कि उसकी जान बचाने से मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। परोपकार का तो फल मिल ही जाता है। तूने उसकी मदद की, इसलिए ईश्वर ने तेरी मदद की है। देख, अब मैं भी ठीक हो गई और घर भी महल बन गया। बची हुई राख को पिंकू एक बर्तन में बंद करके रख देता है। जब वो दूसरे दिन उसको खोल कर देखता है तो उसमें राख की जगह हीरे होते हैं। उस जादुई राख ने हमारा जीवन ही बदल दिया। पर हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। हमें जितना मिला है उससे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ। मैं आज ही जाकर अस्पताल बनवा कर आता हूँ, जहाँ पर हम जैसे गरीबों का इलाज हो सके। क्योंकि जब तुम बीमार थी तो मैं पैसे की तंगी की वजह से तुम्हारा सही से इलाज नहीं कर पा रहा था। अब मैं ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जिसमें पैसों की कोई जरूरत ना हो और जहाँ लोग मुफ्त में इलाज करा सकें। पिंकू उस जादुई राख से अमीर तो हो जाता है, परंतु फिर भी वो दूसरों की मदद करने की आदत को नहीं छोड़ता और इसी तरह से लोगों की मदद करता रहता है। सब उसको बहुत चाहने लगते हैं। जादुई लाल चूड़ियाँ। अनीता अपनी टूटी फूटी चारपाई पर पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। इंदर उसके लिए दवाइयाँ लाने गया था और प्रीति अपनी माँ के पास उसका हाथ थामे बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोल दे बेटी। इतनी दोपहर में कौन होगा माँ? देख तो सही। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सेठ किशोरी लाल बाहर खड़ा था। कहाँ है तेरा बापू? माँ की दवा लाने गए हैं। कोई काम था क्या? सबसे घूम घूम कर बोलता है कि उसकी जमीन पर मैंने कब्जा कर रखा है। पूरे गांव में मेरी बदनामी करता है। हिम्मत है तो खाली क्यों नहीं कर लेता? आज मैं उसके खाल उधेड़ दूंगा। सही तो कहते हैं बाबू। तुम हमारी जमीन लौटा क्यों नहीं देते? अरे चुप कर छोकरी। तेरा बापू आ जाए तो कहना मुझसे आकर मिले। जी अच्छा। किशोरी लाल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और माँ, किशोरी लाल आया था। कह रहा था बापू सबसे घूम घूम कर उसको बदनाम करते हैं। ये तो सरासर दबंग गई है। एक तो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ऊपर से हमें ही धमकी देता है। इसलिए बीवी भरी जवानी में छोड़कर चली गई। वो कह रहा था तेरा बापू आ जाए तो भेज देना। ठीक है, बापू से बता देना। थोड़ी देर में ही इंदर आ गया। उसके माथे से खून निकल रहा था और हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ बापू? चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी, ले पहले माँ को ये दवा पिला दे। बापू, वो किशोरी लाल आया था। वो यहाँ भी आया था? क्या कहा उसने? कह रहा था तेरे बापू आ जाए तो दुकान पर भेज देना। उसे के आदमियों ने तो पीटा है मुझे और मेरा ये हाल किया है। दवाई पीते ही अनीता को थोड़ा आराम हो गया। वो आकर इंदर के पास बैठ गई। कितनी बेरहमी से मारा है नस्पीटों ने, जरा भी दया नहीं आई। अपने अपने कर्म है। हमारी जमीन होती तो हम दर दर के भिखारी ना बने होते।
प्रीति उठकर माँ के कमरे में गई और उसका संदूक खोलकर सौदा लाने के लिए कुछ पैसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें लाल रंग की झिलमिलाती चूड़ियां देखकर उसे रहा नहीं गया। उफ़ो, कितनी प्यारी है ये चूड़ियां, पहन कर देखती हूँ। उसकी गोरी कलाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति भागती हुई माँ के पास गई। माँ देखो, ये चूड़ियां कितनी प्यारी है, तुम तो कभी इन्हें पहनती नहीं हो। तू है कहाँ? मुझे तो सिर्फ तेरी चूड़ियां ही नजर आ रही है। माँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। सुनिए जी, आप प्रीति को देख रहे हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? प्रीति ने अपनी चूड़ियां निकाल दी। अब वो सबको दिखाई पड़ने लगी थी। अरे, ये चूड़ियां तो बहुत सालों पहले तेरी दादी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इसे मेरे लिए तीर्थ यात्रा से लाई थी, लेकिन मैंने इसे संभाल कर रख दिया था, फिर मैं भूल गई। बस अब उपाय मिल गया। क्या उपाय मिल गया? हम लोग एक खेल खेलेंगे। प्रीति ये चूड़ियां पहनकर सेठ किशोरी लाल के घर जाएगी और उसको कहेगी मेरे खेत वापस कर दे और मेरा अच्छी तरह से इलाज करवाएं। इसके साथ ही बाजार में सबके सामने मुझसे माफी मांगे, वरना उसकी दुकान में आग लग जाएगी। प्रीति उसको दिखाई तो पड़ेगी नहीं। ये ठीक रहेगा। बापू, कितना मजा आएगा, क्या बुद्धि लगाई है। मैं जब भी उससे अपनी जमीन वापस मांगता हूँ तब वो अपने पाले हुए गुंडों से मुझे पिटवा देता है। उसके आदमी मुझ पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती होती है। मैं आज रात को ही उसके घर जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। रात हुई तो प्रीति ने लाल चूड़ियां पहन ली और सेठ किशोरी लाल के घर पहुंच गई। उस समय वो सो रहा था। वो उसके बिस्तर के पास जाकर उसके कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाने लगी। सेठ, उठ जा, तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कौन हो तुम? कौन हो? बचाओ, बचाओ! वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। प्रीति कभी उसके सिरहाने खड़े होकर चूड़ियां खनकाती, कभी पेड़ के पास चली जाती। कोई उपाय हो तो बता दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मैं तेरी कुल देवी हूँ। अभी अगर तू अपने आप को बचाने चाहता है तो सबकी हड़पी हुई जमीनें वापस कर दे, और जिसको तूने आज भरे बाजार में पिटवाया था उसका अच्छे से इलाज करवा। सबके सामने उसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर, वरना अनर्थ होकर रहेगा। मैं सब करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो माँ। अगर कल तक तूने अपने सारे पाप नहीं धो लिए तो मैं कल रात में फिर आऊंगी। माँ, मैं कल सब कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। प्रीति चूड़ियां खनकाती हुई दरवाजे से बाहर निकलकर अपने घर आ गई। अंधेरी रात में भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसे पता था कि कोई उसको देख नहीं सकता है। घर आने पर माँ, बहुत मजा आया। उसका मुंह तो देखने लायक था जब मैंने उसको बताया कि मैं उसकी कुल देवी हूँ। प्रीति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इंदर ने उसको गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशोरी लाल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। प्रीति ने ही दरवाजा खोला। बिटिया, तुम्हारी बापू कैसे हैं? जरा बुलाना, मुझे उनसे बातें करनी है। तब तक इंदर भी आ गया। सेठ, मेरी जमीन लौटा दो, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे इंदर, आज से तुम अपनी जमीन पर खेती कर लो। मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बैल भी भिजवा देता हूँ। सेठ जी, अभी तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खेत में काम कर सकूं। अरे चलो, मैं तुम्हारा इलाज शहर में करवाऊंगा। तुम्हारे खेत पर अपने आदमी भेज देता हूँ। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ इंदर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना होगा। कोई सपना तो नहीं देख लिया मैंने सेठ जी? अरे नहीं इंदर, सपना नहीं देखा, बस आत्मा की आवाज सुन ली। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम थोड़ी देर में दुकान पर आ जाना। मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए खूब जोर से हंस पड़े। प्रीति, तूने तो उसको काफी डरा दिया। बापू,
आज की रात मुझे फिर जाना होगा सेठ के पास। चलो, अब हमारी जमीन वापस मिल गई, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, बस हमारी दशा सुधर जाएगी। इंद्र तैयार होकर सेठ की दुकान पर गया तो वहाँ काफी लोग थे। सेठ सबकी हड़पी हुई जमीन वापस करने का फैसला सुना रहा था। आओ इंदर, कल की भूल के लिए मुझे माफ करना भाई, थोड़ी देर में चलते हैं शहर। किशोरी लाल उसे शहर ले गया और अच्छे से अस्पताल में उसका इलाज करवाया। घर आते समय उसको 500 रुपए भी पकड़ा दिए। इंदर घर आया तो बापू, हमारे खेत में आज से जुताई शुरू हो गई है, अब की बार हम उसमें गेहूं लगाएंगे। हाँ बेटी। उस दिन जब किशोरी लाल घर आया तो उसने अपने नौकर माखन को भी रात में अपने कमरे में ही सोने को कहा। उस दिन रात भर पलंग पर बैठा रहा। सुबह के 4 बजे उसकी आंखें लग गई। तभी, सेठ, आज तो तूने बहुत नेक काम किया है, इसलिए तेरा कुछ पाप कट गए। मैं तुझसे प्रसन्न हुई। आइंदा कभी किसी का दिल मत दुखाना। अपनी पत्नी पहले ही खो चुका है, जाकर दान पुण्य करके अपने बचे हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। माँ, आपकी बहुत कृपा है जो आपने मुझे बचा लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। प्रीति अपने घर चली गई। सुबह, माँ, ये जादुई चूड़ियाँ मुझे इसलिए मिली है कि मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकूं। अब से मैं रोज रात में उन जगह पर जाऊंगी जहाँ अपराध होते हैं। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव के सारे अपराधी सुधर जाएंगे। सही कहा तूने, जादुई चूड़ियों का इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। प्रीति की मेहनत और नेकी से खुश होकर जादुई चूड़ियों ने उसका घर, धन, वैभव और समृद्धि से भर दिया। अब उनके जीवन में कोई कष्ट न था।